हाँ, क्या लिखा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड विच वॉज यूज्ड बाय द असेसी। हम क्या बेच रहे हैं? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, पर उसकी शर्त यह है कि वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, जब आपने बेचा तो वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, या तो असेसी खुद कर रहा था या उसके पेरेंट्स कर रहे थे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज, और लास्ट 2 इयर्स से वो ऐसा ही कर रहे थे, तभी उसको एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। अगर मान लो मेरा लैंड है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, बट मैं उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही थी, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लैंड होने की शर्त है वो कि लास्ट 2 इयर्स में वो यूज हो रहा था किसके लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, या तो असेसी खुद या तो उसके पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अपन ने ट्रांसफर की तो उसके लास्ट 2 इयर्स। हाँ, और जैसे कि उसके लास्ट 1 ईयर पहले अपन ने बंद कर दिया एग्रीकल्चर, नहीं तो नहीं होगा ना। लास्ट 2 इयर्स में वो क्या हो रहा था? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था। अच्छा, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करना जरूरी नहीं है कि आप खुद ही खेती कर रहे हो उस पे। आपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर रेंट पे भी चढ़ाया हुआ है तो भी चल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हो तो रहा है ना एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ गए? जो गाय रहती है वो जो हार्वेस्ट की, हाँ, वो भी चरने के लिए दे देती है। हाँ, वो भी चलेगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों एलिजिबल है। शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है, दोनों ही चल जाएगा। बताओ, और कोई पॉइंट में डाउट है? नहीं? शीट में क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लेना इसके बाद। मैक्सिमम टेक करो सबका नहीं, से वो मतलब इसमें अमेंडमेंट देखती हूँ, एक मिनट। अमाउंट में ना, हाँ होगा, एक बार और देख लेते हैं। करो तुम लोग 13th वाला करो। शीट कहाँ है? शीट निकालो। इसमें नहीं है मेरे पास क्वेश्चंस, पीछे से ले एक शीट। अरे शीट क्यों लेकर आते हो तुम लोग? नहीं बेटा, 10 करोड़ की लिमिट सिर्फ उस पर आई है अभी। उसमें कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट किया है, कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी को नहीं करो। नहीं, मैम इसमें भी एग्जीम्पशन वैसी आ रही है कि कैपिटल गेन और कंसिडरेशन अपना हाँ मतलब अपने अमाउंट पे डालते हैं, हाँ, which ever is जो जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है और जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, दोनों में से विच एवर इज
लो, इसका ना बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है अपने मॉड्यूल में। अभी अपन जैसे ये पूरे पढ़ रहे हैं ना, अभी अपन ने 54 पढ़ा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा ही दिखेगा क्योंकि तुम लोग की बुक में ऐसे प्रिंटेड है। वो मॉड्यूल है तुम लोगों के पास, घर पे है, घर पे सबके पास है अब। हाँ, तो ना जैसे ये पूरा बना हुआ है। अभी अपन ने 54 पढ़ा, 54 की ये पूरी समरी दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाजू में 54 बी पढ़ रहे हैं अभी अपन, है ना। फिर अपन को 54 डी पढ़ना है, ईसी पढ़ना है, एफ पढ़ना है। तो ये 5 सेक्शंस की पूरा एक चार्ट अच्छे से बना हुआ है। तो रिवीजन के लिए तुम लोग इसी को यूज कर लेना। देखा तुम लोग ने 13th वाला क्वेश्चन? हाँ, जल्दी से ट्राई करो उसको। बन रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? अभी चेक कर रहे हैं बेटा।
सबका आ जाए। क्या कौन सा वाला पॉइंट बी लिखा है कि जो अपन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए लास्ट 2 years में। या तो एसएससी खुद या तो उसके पेरेंट्स उसको उस लैंड को क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं लास्ट 2 years से, ठीक है। और फिर अपन उसको बेच रहे हैं, तो अपन एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है। बदले में अपन को क्या खरीदना पड़ेगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। चलिए डिस्कस, आंसर आया तुम लोगों का? 1 मिनट 2 मिनट। नोट्स लिखने के लिए जगह छोड़ दी है तुम लोगों ने? हाँ। इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद में लिख लेना और फिर उसके बाद नया सेक्शन लिखना, ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए? नहीं हुए? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डीटी का पेपर बहुत, मतलब डीटी आईडीटी मिक्स है ना तुम लोगों को, पेपर लेंदी होता है बहुत ज्यादा। बेटा ऐसे तो सब्जेक्ट वाइज बताना बहुत मुश्किल है, पर 90+ गए हैं दोनों को मिलाकर, मतलब टैक्स में। इस वाले क्वेश्चन में इसमें 8 लाख का न्यू एसेट हाँ और 8 लाख का न्यू एसेट है कि, अच्छा 8 लाख का न्यू एसेट है, हाँ। और मैम 4 लाख इसने डिपॉजिट की है। हाँ तो हम अपन एग्जेम्पशन में ऐसे लेते हैं ना, कैपिटल गेन, और फिर अपन कैपिटल गेन लेते हैं और उसका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट देते हैं, और या तो फिर अपन लोग कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट नहीं देगा तो अपन डिपॉजिट अमाउंट पूरा दोनों ले लेंगे अपन, 12 लाख एसेट लेने के लिए भी तो वो कर सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, अपन को रूरल या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है और एक से ज्यादा भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर वन, वहां पे लिखा हुआ था 54 में 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और 2 करोड़ तक है तो 2 ले सकते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ लिखा है क्या, 1 एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा लिखा है? नहीं, तो मतलब कितने भी ले सकते हैं ना, 2 साल की लिमिट है, 2 साल में ले लो। तो उसने अभी डिपॉजिट करके रखा हुआ है तो उसको पूरा 12 लाख का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जो कैपिटल गेन है और 12 लाख विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन ले लो। सेम दोनों ने बोला, कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। 3,55,128। किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है तो बता दो प्लीज, वो भी आंसर लिख ले, चलेगा इतना। अच्छा ओके। फिर गड़बड़ है, फिर नहीं चलेगा। 7 क्यों आ रहा है, एक बार मैच कर श्रुति। हाँ एग्जामिशन कितना लिया, 12 लिया, 12 लो ना। 8 लाख प्लस 4 लाख डिपॉजिट भी रखे हुए हैं उसने अभी, हाँ तो वो पूरा 12 का एग्जामिशन ले लो, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बन गया। हाँ नहीं, कोई नोट डालने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट सेक्शन है ना। अब अपन ने 2 सेक्शन पढ़ लिया, बिल्कुल वैसे ही सेक्शन आगे का भी है, ठीक है।
सेक्शन नंबर डालो 54D। सेक्शन 54D हेडिंग डालो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। लिखो एग्जेम्पशन फॉर, सेक्शन 54D की हेडिंग डालो, एग्जेम्पशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, exemption for compulsory acquisition of industrial land and building, industrial land and building, compulsory acquisition, compulsory acquisition याद है ना? For industrial land and building। okay? समझना बेटा, मेरी इंडस्ट्री है, ये बिल्डिंग है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ लैंड है, ठीक है। इस बिल्डिंग को मैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, यूज कर रही थी फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। इस बिल्डिंग और इस लैंड को मैं क्या कर रही थी, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रही थी फॉर लास्ट 2 years। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लिया, कंपल्सरी अक्वायर कर लिया। अब मुझे एक नई जगह लेनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस पे जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब भाई जितने का मैं नया एसेट खरीदूंगी या जितना कैपिटल गेन आया, विच एवर इज लोअर, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन सारे असेसीज के लिए लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो किसी की भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है, एलएलपी की हो सकती है। समझ में आया? तो ये सारे असेसीज पे लगता है। आपका इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन, और ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था फॉर लास्ट 2 years। जैसे कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में 2 years की शर्त रखी थी ना, वैसे ही, ठीक है। चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, बदले में क्या खरीदोगे, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, कितने साल के अंदर खरीदना है? अच्छा, खरीदने की जगह मैं बना भी तो सकती हूँ ना, ठीक है। तो या तो खरीदना है या तो कंस्ट्रक्ट करना है विद इन 3 years। टोटल मिला के 3 years है, 2 years प्लस 2 प्लस 3 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, +3 है, ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ, बट यहाँ पर आफ्टर द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि कंपनसेशन मिलने में लेट होता है, याद है, डिस्कस किया था। तो जिस टाइम पर कंपनसेशन मिला उस दिन से 3 साल है मेरे पास। समझ में आया? ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन से 3 साल के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, नया इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है। बाकी सब सेक्शन 54 जैसा है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो पैसा जब तक खरीद नहीं रहे हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वही मिलेगा। इसमें भी 10 करोड़ वाला लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं, 54D ना। इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये थर्ड वाला अपन पढ़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 2 3, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर भी 10 करोड़ वाली कोई लिमिट नहीं। समझ गए क्या? ये नीचे समरी दी हुई है ना तुम लोग के हर चैप्टर के एंड में, वहां दिया होगा 3.467 64 464। हाँ बेटा, कैसे होगा, नहीं तो कभी कभी इससे ज्यादा भी, क्योंकि क्या होगा कि अगर जैसे कहीं कुछ कनेक्ट हो रहा है या वैसा,
तो वो फिर ध्यान रखना पड़ता है। बट मेरा टैक्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे अपना पढ़ा हुआ बहुत सारा याद है, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी क्योंकि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं, तो बहुत बार पढ़ा है मैंने। तो मुझे अपना बहुत सारा याद है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है पढ़ने में। जैसे एक सेक्शन पढ़ाना चालू करो तो वो अपना वाला याद आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा था। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया है ना। फटाक से लिखे इसको, इसका क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से लिखो। पहला पॉइंट, एलिजिबल एसएससी। हाँ, एलिजिबल एसएससी के अंदर लिख लो ऑल एसएससी। बी पॉइंट डालो, ट्रांसफर्ड असेट। ट्रांसफर्ड असेट बोलू, लिखो कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन of industrial land and building. Compulsory acquisition of industrial land and building which was used by assessee. Which was used by assessee for industrial purpose. Used by assessee for industrial purpose for 2 years. For 2 years before the date of transfer. Before the date of transfer. सी पॉइंट डालो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर्ड असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों ही चलेगा। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर्ड असेट। नहीं, मैं एक्सप्लेन। डी पॉइंट में लिखना, असेट टू बी अक्वायर्ड। हाँ, क्या खरीदना है? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। ई में लिखो टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम लिमिट हर सेक्शन में थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड, टाइम लिमिट के अंदर लिखो न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग should be purchased, should be purchased or constructed, should be purchased or constructed within 3 years, within 3 years after the date of, within 3 years after the date of receipt of compensation. रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन को हाईलाइट भी करके रखना या डब्बा बना लो उसमें। आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस में अपन क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। बाकी तो बेटा एफ वाला पॉइंट जो है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वाला,
अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन में 10 करोड़ का कंफ्यूजन हो, इसीलिए यहाँ पे लिख लो कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट या डिपॉजिट अमाउंट, whichever is less. और H जो है लॉक इन पीरियड, ये लॉक इन पीरियड 54 से सेम है और CGAS भी 54 सेम एज 54, यहाँ पर भी सेम एज 54। अभी जो क्वेश्चन किया उसके जस्ट आगे का ही क्वेश्चन होगा, देखो एक बार। PQR लिमिटेड वाला क्वेश्चन है क्या? इजी सा ही क्वेश्चन है, वैसे ही है सेम जैसा अभी लास्ट किया। घर पे करोगे क्या इसको? तो मैं नेक्स्ट सेक्शन बता दूंगी तुम लोगों को। जगह छोड़ दो, क्वेश्चन की जगह छोड़ दो। कौन सा क्वेश्चन करना है? 14th वाला। अभी जैसा तुम लोगों ने लास्ट सेक्शन में किया था बिल्कुल वैसा ही है ना? ठीक है, करें नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट सेक्शन नंबर डालो 54 EC। नहीं, मेरे को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? तुम लोगों को देखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं तो ऐसे करके देख रही हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। मुझे थैंक यू कह देना चाहिए था सीधा सीधा बस। चलो हेडिंग डालो, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? ये थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा अलग है ये बाकी सारे सेक्शन से। इसमें क्या हो रहा है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग साथ में, ठीक है? आप बेच रहे हो और आपको आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? और आप खरीद क्या रहे हो? आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो, ठीक है? अब बॉन्ड्स कुछ चीजों के प्रिस्क्राइब किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है? जैसे अब तुम लोग देख लो व्हाट्सएप में, रिया ने भेजा होगा सीधा करके। है ना? इसलिए पढ़ लेते हैं अपन, फिर लिख लेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 463, 3.463 में। हाँ, मेरे को पर्सनल भेजा था क्या? देखो बॉन्ड्स किसके खरीदने हैं? 4th पॉइंट में देखो NHAI के बॉन्ड्स खरीदने हैं। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? या फिर आपको RECL का मतलब पता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? या फिर और भी है, और भी है, दिए नहीं हुए क्या यहाँ पे?
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है इसमें, एक बार देखते हैं। मेन सेक्शन ढूंढ लेते हैं अपन इसमें समरी की जगह। 54 EC ना। हाँ ये, हाँ ये है, वो समरी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी नोटिफाइड है, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए, NHAI, RECL, ठीक है, और PFC और IRFC, ठीक है। इन 4 के अगर आप बॉन्ड्स खरीद लेते हो, और ये बॉन्ड्स होते हैं रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। आपको बॉन्ड्स खरीदने बेटा 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब +6 months वाला टाइम है यहाँ पर, है ना। और एग्जेम्पशन वही मिलेगा आपको, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। यहाँ पर 50 lakhs की एक लिमिट है, देखो जो एसएससी है मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकता है, वो 50 lakhs क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। कैन नॉट एक्सीड 50 lakhs। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो इतनी बातें लिखो, फिर एक कंडीशन और लिखवाऊंगी, ये वॉयलेशन ऑफ कंडीशन वाला जो पॉइंट है 5 years वाला। अरे होमवर्क है तो अभी से क्यों बता दूंगी मैं आंसर, सबको पता चल जाएगा ना। नहीं बताऊंगी, कल ही बताऊंगी मैं, हाँ पर्सनल पूछ लेना। चलो लिखो, एलिजिबल एसएससी के अंदर ऑल एसएससीज, पॉइंट्स वही डालने हैं अपन को सेम। पहला पॉइंट डालो एलिजिबल एसएससी ए, उसमें लिखो ऑल एसएससी। बी पॉइंट लिखो ट्रांसफर्ड एसेट, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख लो लैंड और बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। बी पॉइंट लिख लिया। सी पॉइंट लिखो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर्ड एसेट, लॉन्ग टर्म बस है ना, ठीक है। तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर्ड एसेट LTCG बस, यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं। ये मैंने पिछले सेक्शन का दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, है ना, कॉपी मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल गेन कौन से नेचर का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए, ठीक है। एसेट टू बी अक्वायर्ड, एसेट टू बी अक्वायर्ड में लिखो बॉन्ड्स ऑफ NHAI ऑब्लिक RECL PFC और IRFC। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका फुल फॉर्म लिखना है नहीं, वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो याद रख लोगे ना, ठीक है, लिख लो यार। NHAI लिखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉरपोरेशन, लिमिटेड। PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भी। NIRFC, हाँ, इंडियन है कि इंडिया है? इंडियन है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलो ई पॉइंट डालो। टाइम लिमिट, bonds should be acquired within 6 months, after the date of transfer, बेटा सिर्फ 6 महीने का ही समय है, तो मुझे बताओ कि डिपॉजिट स्कीम की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? 6 महीने का ही समय है, तो डिपॉजिट स्कीम की जरूरत है ही नहीं। तो F पॉइंट में लिखेंगे CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद लिखो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, हाँ, कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स whichever is lower। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के अंदर ही वो 50 लाख वाली लिमिट लिखनी है अपन को, है ना? तो इसी के नीचे लिख लेना नोट, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड whichever is less लिख लिया है। लिखो RCC कैन क्लेम मैक्सिमम एग्जेम्पशन ऑफ, इसी के नीचे, इसी का पॉइंट है नोट। RCC can claim maximum exemption of $50 lakhs। ठीक है, 50 lakhs का मैक्सिमम एग्जेम्पशन। अब बेटा लॉक इन पीरियड यहाँ पे 5 साल है, क्योंकि मैंने बोला ना बॉन्ड्स खरीदोगे रिडीमेबल आफ्टर 5 years होते हैं, उसके पहले ना तुम उनको सेल कर सकते हो और ना ही तुम उनको कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अगर तुमने करवाया तो क्या होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और पूरा का पूरा जो एग्जेम्पशन था वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन। लिखो लॉक इन पीरियड वाला पॉइंट लिखो। ट्रांसफर करते समय अगर हम ट्रांसफर करते समय कौन सा टैक्स रिड्यूस करेंगे विड्रॉ करेंगे कि उसी समय टैक्सेबल हो जाएगा, लिखवा दे रही। ठीक है,
आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते बॉन्ड्स 5 साल के पहले, आप कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते। और कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप दूसरे कोई सिक्योरिटी में तो कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट आप लोन भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर आपने बॉन्ड्स गिरवी रख के लोन ले लिया उसके अगेंस्ट, तो उसको भी कन्वर्जन मानते हैं, ठीक है। लिखो, असेसी कैन नॉट ट्रांसफर बॉन्ड्स। Assessee cannot transfer bonds or convert it into money within 5 years. 5 years को अंडरलाइन भी कर लेना। Within 5 years from the date of its acquisition. From the date of its acquisition. फुल स्टॉप करके दूसरा सेंटेंस लिख, कॉन्सिक्वेंस डाल लो, एक दूसरी हेडिंग डाल लो। लॉक इन पीरियड लिख लिया ना 5 साल का, अब उसका कॉन्सिक्वेंस लिख लो। अगर लॉक इन पीरियड तोड़ा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस में लिखवाऊं, if it is transferred or converted into money, if it is transferred or converted into money within the period of 5 years, within the period of 5 years, then exemption claimed earlier, then exemption claimed earlier or converted to money within the period of 5 years, then exemption claimed earlier shall be withdrawn. And it is treated as long-term capital gain. जिस साल आपने ट्रांसफर किया या कन्वर्ट किया, उस साल जो एग्जेम्पशन मिली थी वो विड्रॉ हो जाएगी। तो जो एग्जेम्पशन का अमाउंट था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा उस साल का, समझ में? तो उसी साल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। तो इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच, in the year in which it is transferred, in the year in which it is transferred or converted into money. It is transferred or converted into money. इसके नीचे एक नोट डालो बेटा, converted into money. नोट में लिखो converted into money means, converted into money means loan or advance taken on security of bonds. Loan or advance taken on securities of bond. बॉन्ड को सिक्योरिटी में रखकर आपने क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो इसका मतलब है आपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा लिया इनटू मनी, ठीक है। तो वो भी आपने करवाया, तो भी जिस साल आप कन्वर्ट करवाओगे उस साल आपके हाथ में एग्जेम्पशन वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। डन, ठीक है। ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और नोट है, ठीक है, समझना। अपन 6 महीने कब से काउंट कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर अपन को बॉन्ड्स खरीदना है। 6 महीने कब से काउंट कर रहे हैं अपन, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। पर मान लो अगर कैपिटल असेट कन्वर्ट हुआ है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, याद है?
कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तभी वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो वहां पर स्टॉक इन ट्रेड के बिकने से अपन 6 महीने क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लो। हाँ लिखो, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नोट दूसरा वाला है ना, इन केस ऑफ conversion of capital asset into stock in trade, capital asset into stock in trade, time limit, टाइम लिमिट कितनी है, 6 महीने की है ना, is calculated from the date, टाइम लिमिट की ब्रैकेट में 6 मंथ लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। टाइम लिमिट ब्रैकेट में 6 months is calculated from the date on which the stock is sold, from the date on which the stock is sold. क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, ठीक है। वेकेंट साइट मतलब लैंड है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, 100 लाख की ट्रांसफर करिए ना, एफबीओसी 100 लाख है। The site was acquired for 9,99,300 on 30th June 2004, long term है। He invested 50 lakhs in eligible bonds by रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ऑन 20th March 2024, 6 महीने के अंदर अंदर लिया क्या, करो। अट्ठाईस अक्टूबर से खरीद लिया ना। He again invested 20 lakhs in eligible bonds issued by National Highway Authority of India on 16th April 2024, ये भी 6 महीने के अंदर है, दोनों 6 महीने के अंदर है, मतलब 50 लाख प्लस 20 लाख, टोटल उसने 70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। पर बेटा मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, ठीक है, कंप्यूट करोगे कैपिटल गेन, चलो करो जल्दी से।
इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना 16th वाला, ये होमवर्क में करना। क्वेश्चन 14 और 16 बहुत सारी चीजें हैं 16th वाले में, थोड़ा ध्यान से करना बस। और सेक्शन लास्ट हाँ, इस कैटेगरी में अपना एक और बचा हुआ है बस। नहीं, इसके बाद चैप्टर अपना 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन रेट्स डिस्कस करेंगे, है ना। याद है तुम लोगों को जब मैं चैप्टर नंबर 1 बता रही थी तो मैंने बताया था कि कुछ, हाँ ठीक है, हाँ, तो कुछ जो रेट्स है वो तो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, स्लैब रेट्स अपन पढ़ चुके हैं, पर कुछ रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में कुछ कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 112A आता है, 111A आता है, उनका रेट्स अपन को देखना है, ठीक है, कि वो कौन से असेट पे वो रेट लग रहा है और क्या रेट लग रहा है। फ्लैट रेट लगेगा, हाँ ठीक है, स्लैब रेट नहीं लगेगा फिर उस केस में। बाकी पूरी इनकम निकालेंगे, तो अब जैसे मान लो 112A लग रहा है किसी इनकम पे, ठीक है, वो मैं बताऊंगी कहाँ पे लगेगा, सारे एसेट्स पे नहीं लगता, वो शेयर्स के केस पे लगता है। तो शेयर्स की जो इनकम है 112A वाली उसको अलग कर देंगे, बाकी सारे इनकम पे स्लैब रेट लगाएंगे, पर 112A पर उसका रेट लगाएंगे, जोड़ के बताएंगे। हाँ, तो रेट्स वाला पार्ट बचा हुआ है बस, बाकी तो फिर खत्म है ये चैप्टर। बड़ा चैप्टर है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सीए फाइनल में हम लोग एक टीचर पहले पढ़ाते थे, ठीक है, अब तो चलते नहीं है क्योंकि वो थोड़े से फॉर्मल तरीके से पढ़ाते थे। हाँ, विनोद गुप्ता सर, मतलब वो ना ऑडिटोरियम में पढ़ाते थे, 700 या 1000 बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं ऑडिटोरियम में, और वो ऑडिटोरियम के स्टेज, तुम लोग ऑडिटोरियम कभी गए हो, बड़ा सा स्टेज होता है, तो स्टेज के एक कॉर्नर में पोडियम में ऐसे खड़े रहकर पूरा 3 घंटे का लेक्चर लेते थे वो, ठीक है, और ना ही वो हंसते थे मतलब उनकी एज भी ज्यादा थी। टैक्सेशन में वो प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो अभी भी करते होंगे वो, पर वो मतलब सिर्फ पढ़ाते जाते थे एक टोन में। मार्कर वगैरह से लिखते हैं ना, मैंने देखा वो मशीन है उनके पास, जैसे मैं आईपैड में लिखती हूँ, तो वहां पर वो पुराने जमाने की मशीन है, उसमें कैमरा लगा होता है ऊपर, और नीचे शीट रखते हैं वो उसके, और उस शीट में वो लिखते हैं, तो जो भी लिखते हैं वो उस कैमरे के थ्रू प्रोजेक्ट होता है। तो अब तो उनकी क्लासेस चलती भी नहीं है, बट उनका जब हम लोग पढ़ते थे सीए फाइनल में, तो मैंने उनसे ही की हुई है क्लास, फाइनल में ही पढ़ाते थे वो सिर्फ, ठीक है, इंटर नहीं। तो उनका 7 मॉड्यूल्स आते थे, फाइनल का जो सिलेबस था डीटी का, वो 7 मॉड्यूल्स में बटा हुआ था, तो इतने मोटे मोटे एक मॉड्यूल होता था, कैपिटल गेन का एक अकेला मॉड्यूल था, पीजीबीपी का एक अकेला मॉड्यूल था, ये इतने ज्यादा डिटेल में एक एक हेड घुस के वो पढ़ाते थे। ये अब फाइनल में भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा हो गया है, वो हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और कोई भी सेक्शन अगर चेंज हुआ तो उसके, वो चेंज जब आता है ना, अमेंडमेंट आता है जब, तो फाइनेंस बिल में उस अमेंडमेंट के लाने का रीजन भी लिखा हुआ होता है, तो वो फाइनेंस बिल का जो वो पैच होता था ना कि वो रीजन क्यों क्यों आया वो अमेंडमेंट, वो तक वो अपने बुक में डाल के रखते थे और वो तक वो डिस्कस करते थे। तो बहुत ज्यादा डिटेल होती थी उनकी क्लास, 3-3 घंटे की क्लास होती थी, और कम से कम 70-80 दिन, तो 3-3 घंटे की होती थी ना, एक दिन में आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, 70-80 लेक्चर्स हैं,
तो वो इंटू 3 करो तो बहुत ज्यादा, अपन 1.5 घंटे में बांटेंगे तो वो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। चलो ये हो गया, राहुल वाला क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आया बताओ? सबका यही आया है, किसी का कुछ अलग भी आया? चलो ठीक, सही। अभी वो पढ़ाते भी है कि नहीं ये देखना पड़ेगा यार, क्योंकि मैंने वीजी सर का नाम बहुत टाइम से नहीं सुना। अब वो सब नए नए टीचर्स जो हैं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, विजय सर को वैसे कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि अब बच्चे भी वैसे हो गए ना कि हम एग्जाम तो क्लियर कर ले, हम प्रैक्टिकल नॉलेज बाद में ले लेंगे। तो वो वैसा है। और एक तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, आप जितने अंदर घुसते हो उतना ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है रिटेन करना। तो अब सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पसंद करते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते नहीं, वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज और वो सब भी घुसा देते हैं अपनी क्लास में। तो वैसा, तो मेरे हिसाब से तो चलती ही नहीं होगी अब उनकी क्लास, पता नहीं। चलो अभी कितना टाइम है? चलो 11:30 तो हो गया है। एक सेक्शन और बचा हुआ है इस कैटेगरी में, है ना? कल डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना? जो तुम लोगों का समरी चार्ट बना हुआ है ना, उससे भी तुम लोग रिवाइज कर सकते हो ये एग्जाम्पशंस, और अपन ने तो लिख ही लिया है। होमवर्क दोनों क्वेश्चंस करके आना। हाँ 16 वाला होमवर्क है, और कौन सा दिया था मैंने? 14।